एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तो हमारा एमसी अब बॉस के ऑफिस में खड़ा हुआ था और वो अपने बॉस को कह रहा था कि बॉस मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली इमरजेंसी आ गई है और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे ऑफिस में काम भी काफ़ी बढ़ गया है। और मैं आपको इस बात को लेकर वादा करता हूँ कि अगर मैं वापस आऊँगा तो मेरा जितना भी काम रहा होगा मैं उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँगा। उसका बॉस जो कि अपने फ़ोन की तरफ ही देखे जा रहा था, तो वो उसे कहता है तो तुम्हें छुट्टी चाहिए। तुम्हें पता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है इसके लिए शॉर्ट ड्रामा में काफ़ी सारे स्टाफ की कमी है। वहाँ पर हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ जाता है और अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हो जैसा कि कोई शादी या फिर फ्यूनरल वगैरह तो यहाँ पर कोई भी लीव को अप्रूव नहीं किया जाएगा। और वो खुद फ़ोन पर किसी और को नहीं बल्कि एक लड़की को देखे जा रहा था और उसे फॉलो भी करता था। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक रॉकेट का बटन था जो कि पैसों से खरीद कर उन्हें भेजा जाता था। और ये भी बिल्कुल वैसा ही करता है, उस रॉकेट को खरीदता है जैसे उसे सेंड करता है, इससे वो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है। और जबकि हमारा एमसी अपने बॉस को कह रहा था कि बॉस मेरी मॉम सच में काफ़ी बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाकर उन्हें देखना होगा, उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। अगर मेरी मॉम की खातिर ना होता तो मैं कभी भी आपसे ये सब ना कह रहा होता। तो प्लीज़ आप मेरे लिए कोई गुंजाइश रखिए और मुझे जाने दीजिए। लेकिन इन सारी बातों से उसके बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड भी हैं और ऊपर से तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स भी होंगे, तो वो हॉस्पिटल में जाकर उन्हें देख लेंगे कि उनकी कंडीशन कैसी है। और अभी तुमने कहा कि तुम्हारी जो मॉम है ना, वो बीमार हैं। जब काफ़ी सीरियस मामला हो जाएगा तब तुम मुझसे कहना, तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। और ये बातें कहने के साथ ही फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ पर वो लड़की उसे ये कह रही थी कि तुमने मुझे जो पैसे सेंड किए हैं उसके लिए लव यू। जबकि इन सारी बातों से अब हमारे एमसी को काफ़ी गुस्सा आ हुआ था, ले वो अपने बॉस को भी तो फिर कुछ नहीं कह सकता था। उसका बॉस उसे समझाते हुए यही कहता है कि अगर तुम्हें जिस जगह पर मैं हूँ तुम्हें पहुँचना है तो कुछ सैक्रिफाइसेस वगैरह देना होंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मेरे डैड मर चुके थे, उनका फ्यूनरल हो रहा था, तब भी मैं काम कर रहा था। तभी तो मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ तुम मुझे आज देख रहे हो। और तुम इतने डेलीकेट क्यों हो? हर किसी को इलनेस के लिए छुट्टी चाहिए, रिलेटिव्स की वेडिंग्स के लिए छुट्टी चाहिए। तो अगर सारे छुट्टी पर चले गए तो फिर इस कंपनी को चलाएगा कौन? और ऊपर से हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तो वैसे ही मीडिया का है, तो हमारे लिए ये टाइमलाइंस काफ़ी क्रूशियल होती हैं। जैसे कि अब तुम छुट्टी पर चले जाओ और पीछे से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे दूसरे चैनल वाले ब्रेक कर दें, तो तुम्हें पता है इससे हमारा कितना नुकसान होगा। तुम्हारे एक बंदे की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। जबकि वो समझाते हुए कहता है कि मैं जब भी काम पर हूँगा, मैं घर भी रहूँ, फिर भी अपना काम करता रहूँगा। मैं इन सारी सिचुएशन को टच में रखूँगा, बस आप मुझे छुट्टी दीजिए। बॉस उसका कहता है कि वेल अब मैं तुम्हें समझाते-समझाते थक गया हूँ। अब इससे ज़्यादा तो तुम्हें मैं कुछ समझा नहीं सकता। अगर तुम्हें अपनी लाइफ़ को इतना ईज़ी लेना है तो फिर तुम इस जॉब को छोड़ दो। जाओ और अपने फाइनेंस के साथ सेटल हो जाओ। और अपना जितनी मॉम का ख़्याल रखना है या पेरेंट्स का ख़्याल रखना है, जाकर उतना ख़्याल रखो। तुम्हें अपनी लाइफ़ में जितना इमैच्योर बिहेव करना है तुम उतना इमैच्योर बिहेव कर सकते हो। अब वो अपनी सीट पर खड़ा हो गया था और उसे कहता है कि अब मैं तुमसे चीज़ें क्लियर करता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम थर्ड टायर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके यहाँ पर पहुँचे हो और तुम मीडिया की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। यहाँ पर बाकी जितने भी लोग हैं ना, वो फास्ट टायर कंपनी से ही यहाँ पर आए हैं। और ये तो मेरा एहसान है जो मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब पर रख लिया। तो इसलिए तुम अपनी इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। तुम्हें जो कहा गया है वही करो, वरना फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी काम को लेकर पछताना पड़ेगा। फिर वो उसके करीब जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि ये जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, ये तुम्हारा इंतज़ार नहीं करते और ना ही ये पोजीशन तुम्हारा इंतज़ार करेगी। तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो कि तुम्हें अब ये जॉब छोड़ना है या फिर तुम्हें यहाँ पर रहकर काम करना है। अब ये बॉस के जाने के बाद वहीं पर सैड बैठा था कि तभी इसके फ़ोन के ऊपर बेल बजना शुरू हो जाती है। ये बेल इसके डैड की थी। तो ये डैड जब कहता है कि हाँ डैड बताइए। इस पर इसके डैड कहते हैं कि शिंग वैंग, क्या तुम्हारे पास वापस आने का टाइम है? उसके डैड तो अपने बेटे शुआंग के साथ बात कर ही रहे थे कि तभी ही एक नर्स उसके पास आती है और कहती है कि हेलो मिस्टर हैंग, आपकी जो मिसेज है ना, उसके मेडिकल फीस वगैरह रहती हैं। हम कितने दिनों तक उसे बर्दाश्त करेंगे? अगर आपने फीस ना दी तो हमें मजबूरन उसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। जबकि ये उस नर्स को कह रहा था कि आप हमें 2 दिन दे दीजिए, हम इस सबको सेटल कर लेंगे। वो नर्स फिर कहती है कि यही कोई तुमने 2-3 दिन पहले भी बात कही थी कि 2 दिनों तक तुम पैसे चुका दोगे, लेकिन वो पैसे तुमने अभी तक नहीं चुकाए। अगर तुम आगे पैसे नहीं दोगे तो फिर हमें मजबूरन उस पेशेंट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मिस्टर हैंग जो कि ऑलरेडी काफ़ी परेशान थे, तो वो फिर उन्हें कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आप हमें 2 दिन का टाइम तो दीजिए। नर्स से बात करने के बाद ही फिर वो अपने बेटे को कहता है कि सॉरी, मैं बस बिज़ी हो गया था। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? ज़रा दोबारा कहना, क्योंकि पहले मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी।
वैंक अपने डैड को कहता है कि डैड मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा और मैं उनकी मेडिकल फीस के लिए भी ना कोई हेल्प ज़रूर करूंगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने अपने दोस्तों रिलेटिव से उधार ले लिया था। तुम्हारी मॉम की मेडिकल इंश्योरेंस भी तो है, उससे ये सब कुछ कवर हो जाएगा। वैंक अपने डैड को कहता है कि डैड मैं ये सारा कुछ कवर कर लूँगा, आपको अपने रिलेटिव से कुछ भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सबको मैं हैंडल कर लूँगा। उसके डैड को पता था कि ये तो अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और ऊपर से ये सैंक सिटी में रह रहा है जहाँ की लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। तो भला इसके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि ये अपनी मॉम के लिए इलाज के पैसे ले लेगा। और वो उसे समझाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें ना यहाँ आने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम लोन लोगे तो वो भला कैसे चुकाओगे। जबकि वैंग अपने डैड को कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं वो जल्दी आपके पास लेकर आ जाऊँगा। ये जब अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसके पास पूरे 50,000 येन थे। ये कहता है कि मैंने काफ़ी काम किया, 1 साल और 6 महीने काम करने के बाद ही मेरी जो मंथली सैलरी थी वो 5,000 थी, फिर भी मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। और काफ़ी दफ़ा तो मैं लोगों के काम करता था, मैं वीडियो एडिट करके देता था और इन सभी से मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। और अगर ये 50,000 मैं अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स में दे देता हूँ, तो उनको कुछ दिनों तो निकल ही जाएँगे, बाद में फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। वो अपने बॉस के रूम से बाहर आते हुए कहता है कि मैं 20 सालों से कभी भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं किया। मेरी जो एंसेस्ट्रल वैल्यूज़ थी आज लगता है कि उनके खिलाफ मुझे जाना ही पड़ेगा। काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मुझे मिल ही जाएंगी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी तो ये सब कुछ करना चाहता हूँ। तो आज मैं रिज़ाइन करता हूँ क्योंकि मैं इस और कंपनी में ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये फिर हेड डिपार्टमेंट जिसका नाम था सिस्टर ली उसके रूम में जाता है और फिर जाकर उसे सारी बात बता देता है कि अब मैं इस ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और तकरीबन वहाँ 20 मिनट तक उनसे बातें करता रहता है। 20 मिनट के बाद ही उनके ऑफिस से बाहर आ गया था और कहता है कि अब मैं ऑफिशियली अनएम्प्लॉय हो गया हूँ और चेहरे पर एक झूठी स्माइल देता है कि थोड़ी देर में उसे ये एहसास हो गया था कि आज की जो जॉब मार्केट है और इकोनॉमिक क्लाइमेट है, इसमें तो दूसरी जॉब हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा। और मेरे पास तो दूसरी जॉब नहीं थी और मैंने पहली जॉब को भी क्विट कर दिया है। लगता है कि मैंने ये फैसला गलत कर लिया। कि उसे सामने एक स्क्रीन शो होती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि ये जो तुम्हारी है ना फ्रीडम, जो तुमने अपने संस्था के खिलाफ गए हो, उसके बदले में उसे एक रिवार्ड मिला है जो कि थे 88,888 युआन। और ये सबको देखकर तो एक दफ़ा वो भी हैरान हो गया था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और उसी के बारे में खुद से बात करता है कि आखिर ये क्या है। वो इधर-उधर देखने लग जाता है, वहाँ पर जो स्टाफ के लोग बैठे थे जो कि अपना-अपना काम कर रहे थे। ये उन सभी को कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट वीडियो चला रहा है, उसकी आवाज़ कितनी ऊँची है, जो कि अभी मेरे ब्रेन में चल रही है। तुम ज़रा उसके म्यूज़िक जो है ना, उसके साउंड लो थोड़ा-सा लो कर लो। के सामने फिर उसे वही सिस्टम में शो होता है कि मास्टर प्लीज़ आप अपना रिवार्ड तो चेक कीजिए। आप जिस तरह हमारे साथ इतना ज़्यादा इंडल्ज करेंगे, इसी के साथ-साथ आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो जल्दी से अपना फ़ोन चेक कीजिए। लेकिन अभी भी इसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो ये अपने फ़ोन को चेक करता है। वहाँ पर इसे मैसेज आया हुआ था जिसमें इसे बताया गया था कि इसका जो सेविंग कार्ड है उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट हुए हैं और ये वही पैसे थे जो सिस्टम ने उसे बताए थे। इसके बाद इसका टोटल बैलेंस 1,38,888 युआन हो गया था। इतना सब कुछ देखने के साथ इससे पहले तो यकीन नहीं आता। ये यही कहता कि कहीं ये एक स्कैम तो नहीं है। ये दोबारा से एक दफ़ा फिर उस मैसेज को चेक करता है और फिर ये देखता है कि इसे ये मैसेज किसने भेजा है। जैसे ही उसने उस नंबर को चेक किया था उसी के साथ ही हैरान हो गया था, क्योंकि ये नंबर तो उसी कंपनी का था जिस कंपनी में इसने अपना बैंक अकाउंट खोला हुआ था। और फिर इसे सिस्टम पर यही शो होता है कि मास्टर तुम्हें हमारे ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने सिस्टम को अवेकन किया है और अब अपनी तुम ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से एंजॉय कर सकते हो। अब इतने सारे पैसों को देखकर वो ये कहने लग जाता है कि अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद मुझे यकीन भी ना होता, लेकिन जैसा कि मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया है तो इसलिए मुझे यकीन तो करना ही होगा। वो दोबारा से अपना जब बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि उसके पास सच में 88,888 येन मिल गए हैं। और वो कहता है कि सच में क्या मैंने एक सिस्टम को अवेकन कर लिया है। और यहाँ तक उसके नाम की बात है वो तो है अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम। तो क्या ये सच में एक सिस्टम है? मैंने सिस्टम को तभी एक्टिवेट किया जैसे मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और मुझे लगता है कि मेरे पास अब एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना होगा और इस सिस्टम के साथ मुझे आगे चलना होगा। वो बस अपने ख्यालों में गुम था कि तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है जो कि उसे कहने लग जाती है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो।
वो उससे यही कहने लग जाती है कि श्याओ हैंग, क्या तुमने जो हमारी आने वाली लाइव स्ट्रीम ऑपरेशन बुलाया था उसकी कोई प्रिपरेशन की है? इस लड़की का नाम था गायमान, जो कि सिंगिंग और डांसिंग ब्लॉगर थी और इसके अलावा इसके 8 मिलियन फैंस भी थे। शियाओ हैंग तो उसे देखकर पहले तो हैरान हो गया था और वो कहता है कि गाओवेन, क्या ये सच में तुम हो? तो वो उससे कहती है कि हाँ हाँ मैं हूँ, और क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया? शियाओ उसकी जैसे ये बात सुनता उसी के साथ ही हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि ये क्या कह रही है कि मैंने कौन सा काम ख़त्म करना था। ये जो भी कह रही है कि शायद मैं अभी जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट था तो शायद इसकी बात पर टेंशन नहीं दे पा रहा, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाहती है। गाँव फिर इसके करीब आती है, इसके फेस को टच करते हुए कहती है कि लगता है कि शायद तुम किसी और वजह चीज़ से ना डिस्ट्रैक्ट कर गए हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी बड़ी बहन को देख लिया है, तो तुमने पहले कभी नहीं देखा था। जबकि ये कहता है कि वेल, तुम अभी भी मजाक करती रहती हो, तुम काफ़ी मजाक करती हो। तो गाँव उसे बताने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए मोर ऑपरेशनल सोर्सेज का इंतज़ाम कर दो ना। तुम्हें पता है कि जो हमारे टॉप फैंस थे ना, वो फ़िलहाल मुझे इतना पे नहीं कर रहे। पिछले कुछ दिनों से मुझे जो पैसे मिलते थे उनका फ्लो कम हो गया है। ये सुनने के साथ ही फिर वो ये कहता है कि ये मेरे सामने जो लड़की बैठी हुई है इसका नाम है गाओवैन। ये इंटरनेट में एक सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती है और मैं क्या इसका मैनेजर हूँ? मैं क्या इसके लाइव स्ट्रीमिंग ऑपरेशन को मैनेज करता हूँ? ये भला कैसे हो गया? अगर ऑनलाइन दुनिया की बात करूं तो ये यहाँ पर सेक्सियस डांस गॉडेस के नाम से पहचानी जाती है, और अगर ऑफलाइन की बात करूं तो ये काफ़ी फ्रेंडली है और बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। इसके जो फलाह और स्ट्रेंथ भी यही है कि ये हमेशा दूसरों के साथ मजाक करती रहती है और कोई भी जॉक वगैरह हो ना उसके साथ करती रहती है। शियाओ वंग फिर उसे कहता है कि जैसे कि मैंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है, तो आगे से वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर ऑपरेशन है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। ये कंपनी अब किसी और के हाथों में आ गई है, तो वो ये सब कुछ संभालेगा। गाओवेन हैरान हो जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि आखिर इतनी जल्दी तुमने इससे रिज़ाइन कैसे कर लिया? शियाओ वैंग फिर अपने मन ही मन में कहने लग जाता है, मैं जानता हूँ कि इसने कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया और इसका भी कोई अपनी सी चीज़ें होती हैं। ये हमेशा मुझसे थोड़ी सी फैमिलियर रही है, क्योंकि मैं जो था ना, इन्फ्लुएंसर ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत सा जानता था, तो इसलिए इससे बात करने में मुझे काफ़ी आसानी होती थी। लेकिन इन द एंड रिज़ाइन करने के बाद मुझे अपना तो रास्ता चूज़ करना, इससे भी अपना रास्ता चूज़ करना होगा। हम दोनों की सेपरेट वेज हो गई हैं। और फिर खुश होते हुए खुश ये भी कहता है कि अब मैंने अपना मन बना लिया है, अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। वो खैर मुस्कुराते हुए ये बातें सोच ही रहा था, तभी ही गाँव इसके करीब आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने सच में रिज़ाइन कर दिया है? तुम्हें पता है कि मैं तुम सभी लोगों के ऊपर तुम्हें ही प्रेफर करूँगी, मुझे किसी और के ऊपर इतना भरोसा नहीं है। तो ये कहता है कि मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ और जो भी प्रोसीजर थे उनको कंप्लीट कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और मन ही मन में ये भी कहता है कि ये मेरे इतने करीब क्यों खड़ी हुई है, अगर ये इसी तरह करीब खड़ी रही तो मुझे कुछ कुछ हो रहा है। गाँव भी उसकी ये हरकतें देखकर मन ही मन में कहती हैं कि जैसे मैं पहले इससे क्यूट बिहेव करती थी ना, तो ये मेरे से हमेशा प्ले करता था और जो मैं कहती थी ये वो करता था, और ये अब रिज़ाइन भी कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि सडनली इसे रिज़ाइन करना पड़ गया? फिर उससे पूछ लेती हैं कि तुम क्या मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? तो उसकी ये चापलूसी भरी बातें सुनने के साथ ही श्याओ हैंग खुद से कहता है, ये मुझसे शायद इसलिए नाचली पेश आ रही है क्योंकि इसे पता है कि ये मेरे साथ रहेगी तो इसे प्रॉफिट नजर आएगा, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल भी इसे धोखा नहीं खाऊंगा। और फिर वो उससे कहता है कि असल में मैं एक लंबी वेकेशन पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत सा टाइम चाहिए था, तो इसलिए शायद हो सकता है कि हमारी दोबारा मुलाकात ना हो। गाँव ये सुनने के साथ फिर उससे काफ़ी क्लोज हो गई थी और फिर उससे ये कहने लग जाती है कि तुम कौन सी कंपनी जाने का प्लानिंग कर रहे हो? क्या वो मेरी कंपटीटर बन जाएगी? तुम्हें पता है कि ये जो मेरा ऑपरेटर आने वाला है ना, उसे और मुझे आपस में काम करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तभी जाकर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर से इतना ज़्यादा क्लोज देखने के साथ अब तो इसका खून निकलना शुरू हो जाता है। अब ये काफ़ी शौक था और कह रहा था कि ये इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग क्यों है, ये इतने ज़्यादा क्लोज क्यों खड़ी हुई है। अब लगता है कि मैं बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। और फिर खुद को भरोसा दिलाते हुए ये कहता है कि अब जैसा कि मेरे पास एक अल्टीमेट सिस्टम आ चुका है, तो इस अल्टीमेट सिस्टम का इस्तेमाल करने के बाद ही मैं एक मिलियनर बन जाऊंगा। तो मुझे जिस औरत की चाहिए होगी वह औरत मुझे मिल जाएगी, तो मुझे अब इससे दूर जाना होगा। फिर वो गाँव को देखता है जो कि उसके सामने खड़ी हुई थी। उसे देखने के साथ यही कहता है कि लगता है कि ये भी अपना पूरा काम करके आई हुई है, ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी न किसी किसी तरीके से मैं यहीं पर रुक जाऊँ। खैर फिर वो उसे ये कहने लग जाता है कि गाँव, तुम्हें अपनी कॉस्मेटिक मेंटेनेंस पर काम करना होगा। ये जो तुम्हारी नीड्स है ना, ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत टेढ़ी हो चुकी है। गाँव ये जैसे सुनती है कि उसकी नाक टेढ़ी है, उसी के साथ ही हैरान हो जाती है।
और फिर वो जल्दी से अपने नाक के ऊपर हाथ रखती है और कहती है तुम क्या कह रहे हो कि ये टेढ़ी हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि उसके पास एक शीशा था, तो जल्दी से वो शीशा निकाल लेती है और ये कहने लग जाते हैं कि तुम कह रहे हो मेरी नाक टेढ़ी है, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि मेरी नाक टेढ़ी है। लेकिन जैसे ही गौर से उसने शीशे को खुद की शक्ल को देखा था तो कहती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरी नाक थोड़ी बहुत सी टेढ़ी हो चुकी है, और ऊपर से जैसे कि लाइव स्ट्रीम अभी स्टार्ट भी होने वाली है तो मुझे जल्दी से इसे फिक्स करना होगा। बस वो ये सोच ही रही थी कि तभी से वही मैसेज रिसीव होता है और सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि होस्ट जो उसकी ब्यूटी थी ना, वो ये जानती है कि उसमें कौन से लॉप होल्स हैं और कौन सी उसमें सिंसेरिटी है, वो काफ़ी बोल्ड भी है, ओपन माइंडेड भी है। तो सबकी वजह से इनसे 23,333 युआन मिल जाते हैं। ये देखकर फिर से एक दफ़ा चौंक था। इतना ही नहीं, फिर वो जल्दी से अपने फ़ोन को चेक करता ताकि देख सके उसे वो मैसेज आया कि नहीं। लेकिन खैर जैसे ही उसने अपना मैसेज ओपन किया था तो वहाँ पर उसे फिर से ये मालूम होता है कि उसके बैंक अकाउंट में 23,333 युआन आ चुके हैं, और इसकी वजह से इसका जो करंट बैलेंस था वो भी बढ़कर 1,82,221 युआन बन गया था। इतने सारे पैसों को देखकर एक दफ़ा फिर से खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर ये अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम का मतलब क्या है। इसमें बस इतना ही है कि मुझे अपने आप में रहना होगा और सिंप बनने से पीछे हटना होगा, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। और हंसते हुए ये भी कहता है मुझे लगता है कि ये सिस्टम का रूल है, अगर मैं इसे फॉलो करूँगा कभी नाकाम नहीं होगा। गाँव से यही कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये याद दिला दिया कि मेरे नाक के ऊपर कुछ है। अब मैंने उसे सेट कर लिया है, और वैसे भी तुमने अगर रिज़ाइन करने का डिसाइड कर ही लिया तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तुम्हारे पास आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और हमें कोलैबोरेट करने का कोई भी मौका मिला तो हम ज़रूर कोलैब करेंगे, और मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही श्याओ खुद से यही कहता है कि क्या सच में जब इसे पता चला है कि मैंने इसे बताया कि इसमें कौन सा फला है, उसके बजाय गुस्सा करने के ये इतनी काम कैसे हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई दिखावा कर रही है और बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रही है, या सच में ये सीरियस है, इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तभी फिर गाँव से कहती है कि वेल हम काफ़ी अरसे से कुलीग रहे हैं और तुमने मुझे इतने अरसे से मैनेज किया है, तो क्यों ना फिर आज रात में तुम्हें फेयरवेल डिनर के तौर पर एक ट्रीट दे दूँ। अगर तुम्हें कोई भी ट्रबल हो जो भी जॉब के लिहाज से, तो मुझे एक मैसेज कर देना। मैं काफ़ी सारे बॉसेस को जानती हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, तो तुम्हें इसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें जल्दी जॉब मिल जाएगी। उसको ये सारी बातें सुनने के साथ ही ये भी खुद से ये कहने लग जाता है कि वेल इसे मेरी एजुकेशन के बारे में भी पता है कि वो कितनी लो है, इसलिए ये परेशान है कि मुझे कोई और जॉब नहीं मिलेगी, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। और जो इसने मुझे पहले कहा था इसकी जो एम्प्टी टॉक नहीं करती, और वैसे भी ये काफ़ी नाइस भी है। ये फिर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें डिनर करवाने के लिए कोई और नहीं बल्कि वो मैं हूँ, तो मैं भला तुम्हें कैसे पे करने दे सकता हूँ। आगे से वो कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है तो तुम्हें इसे पैसों को सेव करके रखना चाहिए। तभी ये अपना सामान पैक करते हुए उसे कहने लग जाता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और वैसे भी मैं कोई भी सेटिंग ही नहीं बनने वाला, और जो तुमने कहा था कि हम फ्यूचर में कोलैबोरेट करेंगे तो इसलिए मैंने इसे मद्देनज़र रखते हुए तुम्हें वहाँ पर ले जाने की कोशिश की, और मैं चाहता हूँ कि तुमने जो भी मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स के तौर पर ये सब कुछ तो बनता ही है। ये मुस्कुराते हुए उससे कहने लग जाती है कि अब तुम जैसा कि जा रहे हो तो मैंने अभी भी रियलाइज़ किया कि हमें और ज़्यादा जानना चाहिए था। इसने अपना सामान पैक कर लिया था और उससे कहता है कि अब मैंने अपना सामान पैक कर लिया है तो इसलिए मैं पहले जाता हूँ, और वैसे भी जब तुम अपना काम ख़त्म कर लो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ये फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अब ऑफिस से बाहर आ गया था और घूम फिर रहा था, और हमें यही बताने लग जाता कि प्रीवियसली जब भी मैं यहाँ पर आता था ना तो कोशिश करता था कि पैदल ही घर चला जाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं किसी टैक्सी को ख़रीद लूँ जब तक कि मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती थी। ज़्यादातर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लेता था, और वैसे भी कारपूल के लिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अगर मैं किसी टैक्सी को भी हायर कर लेता तो वो मेरे लिए लग्जरी के तौर पर काम करती, क्योंकि मेरी पे तो इतनी थी ही नहीं। लेकिन आज वो दिन नहीं है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि अब तो मैं पहले से ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ। तो अब जितनी भी सबसे महंगी गाड़ी होगी ना, आज मैं उससे ही यहाँ पर बुलाने वाला हूँ। जैसा ही उसने लग्जरी कार का वहाँ पे ऑर्डर किया था कि तभी इतने में एक लग्जरी गाड़ी इसके पास आकर खड़ी हो जाती है, और उसका ड्राइवर बाहर निकलते हुए कहने लग जाता है कि वेल मैं यहाँ पर आ गया सर, अब आप अंदर बैठ जाइए। और उस लग्जरी गाड़ी को देखकर ये भी काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था तो बिल्कुल वैसे ही निकली, और ये तो 3 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर आ गई, और ऊपर से इसकी लाइन्स कितनी स्मूथ है, और इसकी ब्लड पंपिंग भी काफ़ी अच्छी है, और इंजन का साउंड भी कितना अच्छा है।
और पास की बात को याद करके वो कहता है कि वेल, मुझे नहीं पता था कि रात के देर के वक्त भी मैं ऐसे नहीं जा सकता था। मुझे खुद ही पैदल घर के वक्त जाना पड़ता था। और फिर इन्हीं बातों को याद करके अब खुश होते हुए कहता है कि लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। अब मैं पहले से काफ़ी डिफरेंट हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे आ चुके हैं। तभी फिर वो ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करते उसे कहता है कि बॉस, अब आप गाड़ी में बैठ जाइए। ये जैसे ही जाकर गाड़ी में बैठा था कि तभी सिस्टम इसे ये बताता है कि इसके सिस्टम को जो होस्ट है वो ना काफ़ी जेनरस है। इसने बगैर पैसे की डिमांड किए ही उसकी गाड़ी में बैठ गया, तो इसके बदले में उसे 50,000 युआन भी मिल गए थे। ये देखकर वो कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा हो गया। और वो ड्राइवर फिर उसे कहता है कि जो आपने मुझे जगह बताई है कि आप उसी जगह पर जाना है। जिस पर यह कहता है कि हाँ हाँ। और थोड़ा सा आगे गया था कि फिर ये उसे कहता है कि तुम ज़रा लाओशी पैनकेक की शॉप पर रुकना। तभी वो ब्रेक दबा देता है। अब इस ब्रेक दबाने की वजह से भी इसे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा कोई जंप वगैरह नहीं लग रहे थे। और ये कहता है कि देखा मुझे अब कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो गाड़ी जाकर उसे पैनकेक के शॉप के बाहर खड़ी हो गई थी। ये भी फिर जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर आया था ताकि कुछ पैनकेक वगैरह खरीद सकें। जैसे ही पैनकेक के ओनर ने इसे देखा था तो उसे कहती है कि यंग मैन, तुम यहाँ पर दोबारा आ गए, और क्या तुम मामूल के मुताबिक जैसे पहले पैनकेक लेते थे, ना ऊपर कोई एग होता था ना सॉसेज, वैसा ही चाहिए? तो आगे से ये मुस्कुराता है उसे कहता है कि नहीं, अब मुझे उसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा एग्स भी चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा आप उसके ऊपर जो है ना प्योर मीट सॉसेजेस का इस्तेमाल करें, कोई स्टार्च सॉसेजेस का इस्तेमाल ना कीजिएगा। वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। और ये हमें बताने लग गया था कि जो मेरी पहली मंथली सैलरी थी ना वो सिर्फ 5,000 रुपये थी। 800 तो रेंट में निकल जाते थे, 20 युआन में डेली फूड के ऊपर इस्तेमाल करता था। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो पैन केक था वो 8 युआन में ख़रीदने की कोशिश करता था, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई भी एग नहीं रखता था। अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं तो मैं 15 युआन का एक मील तो ख़रीद सकता हूँ। तो खुश होते हुए खुद से ये भी कह रहा था कि मैं इस लेवल पर पहुँच चुका हूँ कि मैं 15 युआन के मील खा सकता हूँ। क्या ये सब कुछ मेरे से सही हो रहा है? अब मैं उसके ऊपर 2 एग डलवा रहा हूँ, ऊपर मैं पूरे 2 मीट सॉसेजेस डलवाऊँगा। बाकी के लोग ये जैसे सुनते हैं इसी के साथ ही वो काफ़ी हैरान हो गए थे और कहते हैं कि क्या ये इसके ऊपर 2 एग्स और प्योर मीट सॉसेजेस डलवा रहा है। तो और ये भी कह रहे थे कि वेल, हमारे पास भी कभी इतने पैसे आ जाएंगे, हम भी इसी की तरह शो ऑफ करें। और सिस्टम फिर इसे यही बताने लग जाता है कि वेल, वो भी सबकी वजह से काफ़ी शौक है, क्योंकि इसने अब अपने पैसों का अच्छे से इस्तेमाल किया है। इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड इसे हाई करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से इसे 20,000 जुआन रिवार्ड के तौर पर भी मिल जाते हैं। जबकि उन पैन केक को खाने के साथ ये मन ही मन काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि आज की आफ्टरनून तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही और मैंने जो भी मील खाया इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि वह खुश होता है ये भी कहता है कि अगली दफ़ा मैं जब यहाँ पर आऊँगा ना, तो मैं पूरे इसके ऊपर 5 अंडे रखवाऊँगा। अब शाओ खाना भी खा रहा था और इसी के साथ साथ हमें ये भी बता रहा था कि जब वो पढ़ता था उस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खुद को एंटरटेन कर सके। काम करने के बाद तो मैं उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे और ना ही मेरे पास कोई इतना टाइम था। अब ये जो मैं नॉर्मल लोग हैं वो कैसे खुद को एंटरटेन करते हैं, मुझे पास यही देखना होगा। इसी तरह खाते पीते एंजॉय करते वो एक मॉल के बाहर पहुंच जाता है। उस मॉल को देखते साथ ही खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैं कैसे भूल गया, अब तो मेरे पास काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं, मैं जो भी चाहूँ वो मॉल से खरीद सकता हूँ। क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आज रात वो हाउ वैन के साथ डिनर के लिए जा रहा है। जैसे रेस्टोरेंट में जाएगा तो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट होगा, तो इसके लिए भी ड्रेस कोड भी इसे पहनना था। तो अब इसके पास कोई कपड़े खास तो थे नहीं, तो इसलिए ये कहता है कि क्यों ना मैं एक शॉपिंग कर लूँ, तो शॉपिंग में कपड़े खरीद लूँ। फिर इन्हीं सोचों के साथ ही वो मॉल में इंटर हो गया था और कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं भी अपनी शॉपिंग कर लूँ। वो अब इधर उधर शॉप्स में घूम रहा था, तभी उसके सामने नज़र बोर्ड पर पड़ती है तो उसके ऊपर लुइस लिखा हुआ था। ये पढ़कर वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ऑरेंजेस की स्मेल तो आ रही है, ऊपर से ये मॉल भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हर कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे पढ़ना नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। वो थोड़ा सा आगे जाता है, इधर उधर नज़रें दौड़ाता है, लेकिन फिर भी हर कहीं वो इंग्लिश के बोर्ड से लगे हुए थे। फिर वो खुद से कहता है कि ये मॉल तो इतना बड़ा है, लेकिन अभी तक मैंने एडिडास का लोगो कहीं भी नहीं देखा। खैर, फिर इसी के साथ ही खुद को समझाते हुए कहता है, लगता है कि मेरा जो माइंड है ना काफ़ी इस्तेमाल हो चुका है,
मुझे इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं करना चाहिए जब मेरे पास पैसे हैं। मुझे बस अंदर जाना है और चीज़ों को खरीदना है और उनके पैसे अदा करने हैं। ये फिर जैसा ही एक शॉप में गया था, एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है, लगता है कि यहाँ पर एक कस्टमर आया है। पहले वाली लड़की कहती है कि मैं तो काफ़ी बिजी हूँ, तुम भी जाकर इसे संभाल लो। क्योंकि इनकी आदत होती है कि शॉपिंग करने के लिए जो भी बंदा आता है ना, ये उसे स्कैन कर लेते हैं। जब इसने उसे स्कैन किया तो पता चला था कि इसका कोई हेयर स्टाइल नहीं है। ऊपर से जो इसने कपड़े पहने हैं वो भी बेकार हैं, ओल्ड मॉडल है। जो इसका फ़ोन है उसकी भी कोई कीमत नहीं है। जो इसने शूज़ पहने हुए हैं वो भी बेकार हैं। तो ये एक पोर है, तो इसलिए इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वहीं पर उन लड़कियों को देखता रहता है, लेकिन उन लड़कियों में उन पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा था। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। ये फिर उन लड़कियों को यही कहता है कि क्या तुम में से कोई भी मुझे अटेंड करने के लिए नहीं आएगा। अभी भी उसके ऊपर वो लड़कियां फोकस नहीं कर रही थीं। तो ये देखकर वो खुद से कहता है कि शायद मैं ब्रोक दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए लड़कियां मेरे ऊपर फोकस नहीं कर रही, और उनकी भी ये रीज़न मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अब इसने उन लड़कियों की तवज्जो अपने ऊपर करना थी, तो ये उन्हें कहता है कि वेल मैं काम की वजह से काफ़ी थक गया था, तो मुझे ब्राउज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। अब मुझे कुछ 1,50,000 की चीज़ चाहिए और इसी के साथ ही मैं यहाँ से निकल लूँगा। ये वहाँ से जानने लगता है और उन्हें कहता है कि वेल लगता है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर तुम लोग यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे शायद दूसरे तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर मुझे कुछ मिल ही जाएगा। अब 1,50,000 का नाम सुनने के साथ ही उन लड़कियों का फोकस इसके ऊपर हो जाता है। 3-4 लड़कियाँ आकर उसे घेर लेती हैं और एक तो कहती है कि क्या आपको कुछ क्लॉथ चाहिए या कुछ बैग्स वगैरह चाहिए, और वहीं पर दूसरी लड़की कहने लग जाती है कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाइए, हम आपके लिए कोई टी वगैरह बनाते हैं। और इसी के साथ ही वो उन्हें कहते हैं कि आप सारी चीज़ों को बार बार देख लीजिएगा, जो पसंद है जो उसे ख़रीद लीजिएगा। उन लड़कियों को ये एटीट्यूड देखने के साथ ही ये भी मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, लगता है कि सच में पैसे बोलते हैं। मैंने पैसों का नाम लिया और देखो इनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया। अब थोड़ी देर तक वहाँ पर शॉपिंग करता रहता है। जैसे शॉपिंग करके वहाँ से जा रहा था कि पीछे से एक लड़की कहती है कि आप दोबारा ज़रूर आइएगा, और एक लड़की वो सामान उठाकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। और जो लड़की बैग उठाकर चल रही थी उसे देखने के साथ ही ये कहता है कि लग्जरी जब भी किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो इनकी सर्विस कमाल की होती है। देखा मैंने यहाँ पर शॉपिंग की और इवन ये बैग्स दरवाजे तक पहुँचाने के लिए खुद मेरे साथ आ रही है। ये दोनों थोड़ा सा ही आगे गए थे कि फिर वो लड़की रास्ते में से कहती है कि अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर ज्वेलरी एप्रिसिएशन का एक इवेंट होने वाला है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि इसी मंथ के एंड पर है। वो कहता है कि अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो लड़की उन बैग्स को ऊपर करते हुए उससे कहती है कि सर, अगर आप चाहें तो मैं इन आइटम्स को आपके घर के ऊपर पहुंचा सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। श्याओ तो जानता था कि उसकी घर की हालत कैसी है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि लड़की को भी उसके घर की हालत के बारे में पता चले। तो ये उससे कहता है कि मैं खुद का सामान खुद ही ले जाना प्रेफर करता हूँ, तो तुम्हें ये सामान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उसका सामान लेकर आगे बढ़ रहा था कि पीछे वह लड़की मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि वेल आपका दिन अच्छा गुजरे सर। वो फिर इसी तरह अपना सामान लेकर गुजर रहा था कि तभी उसकी नज़र साइड पर दो लड़कियों पर पड़ जाती जो कि आपस में बातें कर रही थीं। एक लड़की अपनी दोस्त को कहती है कि यहाँ पर एलवी और हेम स्टोर जो कि लॉन्ग द प्लाजा में है, तुम चाहो तो वहाँ से कुछ चीज़ें चेक कर सकती हैं। दूसरी लड़की कहती है कि वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, सिर्फ मेरी सिस्टर हुई उन चीज़ों को ख़रीद सकती है, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को ख़रीद सकूँ, हम तो सिर्फ एजेंट्स के थ्रू चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो उनकी ये बातें सुनने के साथ ही ये बात तो मालूम हो गई थी कि ये जो बैग्स वगैरह लेकर आ रहा था या जो भी सामान इसने ख़रीदा था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो फिर उससे सिस्टम यही बताता है कि जो होस्ट है ना, उसने पूरे 1 साल की सैलरी इसके ऊपर लगा दी है, तो उसे एक नई अचीवमेंट मिल गई थी। इसकी वजह से उसे 6,60,000 युआन भी मिल जाते हैं। इतने सारे पैसों को देखकर तो वो खुश हो गया था और ये भी कहता है कि वैसे मैं जितना खर्च करता रहूँगा मुझे उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होती रहेगी। बस मुझे अब थोड़े से और पैसे कमाने हैं, इसके बाद मैं मिलियनर बन जाऊंगा, और मुझे अगर बिलियनर बनना है तो मुझे काफ़ी वर्क हार्ड करना होगा। अब शियाओ वैंग एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर इसे रिसीव करने के लिए एक औरत आती है जो कि उससे यही कहती है कि मैंने आपके लिए रिजर्व प्राइवेट रूम रखा है, तो मैं आपको वहाँ तक लेकर जाऊँगी।
उस औरत के अलावा इसे और बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये उसे कहती है कि लगता है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आ गया। तो वो औरत उसे बताती है कि ये जो वीआईपी रूम है ये एक सेपरेट एरिया होता है। यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, अपने डेजर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं और अपने दोस्तों का भी वेट कर सकते हैं। वो उसके साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रही थी। ये देखकर वो कहता है कि ये सारा कपड़ों का कमाल है। जब मेरे पास गंदे कपड़े होते थे कभी कोई भी मुझसे ऐसे बात नहीं करता था। ये सारा ट्रीटमेंट इन्हीं कपड़ों की वजह से है। अब वो औरत इसे लीड करते हुए एक प्राइवेट रूम में लेकर चली गई थी और उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम बेल बजा देना, हम फ़ौरन हाजिर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डेजर्ट्स और टी वगैरह रखी है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें समझाने के साथ वो फिर उसे कहती है कि अब मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए, अब मैं जाती हूँ। उसके जाने के बाद ये जाकर विंडो के पास खड़ा हो जाता है। वहाँ से इसने आज पहली दफ़ा सैंग सिटी को देखा था, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और ये यही कहता है कि आज मैंने पहली दफ़ा 40 फ्लोर से इस सिटी को देखा, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ऊपर से जब तक मेरे पास पैसे हैं मैं तब तक इनकी सारी बेस्ट सर्विसेज हासिल कर सकता हूँ। और जब तक तुम लोगों के पास पैसे होते हैं तुम उन हाइट्स पर चढ़ सकते हो जिनका बाकी सोच भी नहीं सकते। मैंने काफ़ी बड़े बड़े ख्वाब दे के रखे थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं तो मैं इन सभी को ट्रू करूँगा। तभी उसे डैड की याद आती है और ये कहता है कि मुझे अपने डैड को कुछ पैसे सेंड करना होंगे। तो ये उन्हें शौक भी नहीं करना चाहता था, तो ये उन्हें 1 लाख युआन सेंड करता है ताकि इससे वो ज़्यादा परेशान ना हो कि मेरे पास ज़्यादा पैसे कहाँ से आए। पैसे सेंड करने के साथ वो सोचने लग गया था कि वो अपने डैड को क्या कहे। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए कि ये पार्ट टाइम जॉब से मुझे मिले हैं, ताकि इससे मेरे डैड ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और ज़्यादा शौक भी ना हो। फिर जैसे ही उसने अपने फ़ोन को ओपन किया था तो देखता है कि गाँव अब लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और वो अपने लोगों को कह रही थी कि अगर तुम्हें मेरा डांस इतना ही पसंद है तो फिर क्यों ना तुम रॉकेट्स को भेजो। इन्हीं रॉकेट से इसकी कमाई होती थी। टॉप फैन ज़्यादा रॉकेट सेंड करते थे और आज ही ये टॉप फैंस को यही कह रही थी कि तुम मुझे और ज़्यादा रॉकेट सेंड करो, क्योंकि इससे तुम अपनी डोमिनेंस शो करोगे। फिर ये अपने फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज करती रहती है और उन्हें यही कहती रहती है कि प्लीज़ अब तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। श्याओ भी अपने रूम में बैठा उसी की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था और वो यही कह रहा था कि इंडीड मैंने उसे ये लोकेशन सेंड की थी, वो अभी तक इसलिए नहीं आई क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि ये फिर उसे कुछ रॉकेट्स वगैरह भी भेजता है, जिससे गौ काफ़ी खुश हो गई थी और इसके लिए उसे थैंक्स भी कहती है। अब इसका टाइम पूरा हो गया था और यह सभी को कहती है कि अब मुझे जाना होगा और कल हम दोबारा मिलेंगे। आज की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से ये काफ़ी थक भी गई थे। तो इतने में फिर इसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं, जो कि इसे कहने लग जाती हैं कि आज रात तुम्हारे खाने का क्या प्लान है, क्या हमारे साथ चलोगी। तो ये उन्हें बताती है कि ऑलरेडी मैंने आज का प्लान बना के रखा हुआ है। इस पर इसकी दोस्त खुश होते हुए कहती है कि क्या तुम हमें भी बताओ तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा शुगर डैडी इस दफ़ा कौन है। गाँव अपनी दोस्त को अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहती है कि तुम बकवास बंद करो, तुम्हें उसके बारे में जानती हो, वो श्याओ वेंग है। इतना सुनने के साथ उसकी दोस्त कहती है देखा तुम अभी तक उसके बारे में नहीं भूली क्योंकि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और तुम मुझे कह रही थी कि मैं बकवास कर रही हूँ। बताओ आखिर तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। गाँव अपनी फ्रेंड्स को बताते हुए कहती है कि तुम अपने में से बातें बताना बंद करो। जब वो मेरा ऑपरेटर था ना उसने मेरी काफ़ी मदद की थी, अब उसने रिज़ाइन कर लिया है तो मेरे पास सही मौका था कि मैं उसे ट्रीट देती, लेकिन इसकी बजाय वो मुझे ट्रीट दे रहा है। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही चलेंगी। गाँव अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि ठीक है तुम दोनों भी साथ चल सकती हो और वो अपने दोस्तों को ये भी बताती है कि हम बस कुछ ऑर्डिनरी सा खा लेंगे, अगर वहाँ पर कोई एक्सपेंसिव चीज़ आ जाती है तो हमें बिल पे करना होगा क्योंकि हम सारा बोझ उसके ऊपर नहीं डाल सकते। गाँव की फ्रेंड कहती है कि हाँ ये सब कुछ ठीक रहेगा, वैसे भी आज के दिन मैं काफ़ी थकी हुई हूँ तो ये मेरे लिए रिवार्ड होगा और शिनहो तुम भी मेरे साथ चलो। शिनहो कहती है कि हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ, वैसे भी हम लोगों का फ़ायदा उठाते नहीं हैं। और क्यों अपने मन ही मन में ये भी कहती है कि हैंग तो काफ़ी पुअर था, वो तो पैन केक भी खाता था बगैर एग के, अब मैं देखती हूँ कि वो कितना महंगा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकता है। तभी काव अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे अब अपने मेकअप को रिमूव करना होगा, तुम दोनों पार्किंग लॉट में मेरा वेट करो, जल्दी मैं वहाँ आ जाऊँगी। खैर जैसे इसके बाद ये पार्किंग में गई थी तभी अपनी गाड़ी की चाबी से पता चलता है कि इसकी गाड़ी के ऊपर आज कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, तो ये कहते हैं तो फिर क्यों ना मैं अपनी गाड़ी से ही चलूँ। उसकी गाड़ी देखने के साथ इसकी दोस्त कहती है कि वेल आज का लैड डील हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, मुझे नहीं पता कि आप मेरी सिस्टर की तरह मैं कैसे गाड़ी खरीदूंगी। तो वो कहते हैं फिर तुम भी डांस स्ट्रीमर बन जाओ, इससे तुम्हें काफ़ी पैसे मिलेंगे। जिस पर इसकी दोस्त कहती है कि नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा,
सुबह से रात तक डांस करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तुम ही से सब कुछ कर सकती हो। बस मैं चाहती हूँ कि एक फ़ैन मेरे प्यार में पड़ जाए और इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। तो कियो उसकी बात सुनकर उसे कहती है कि जैन, तुम लेस के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। जो तुम्हारा काम है इसमें तुम एड्स के अलावा स्पॉन्सर्स के साथ भी सोती हो, और अब तुम कह रही हो कि स्ट्रीमर बनने से तुम्हें शर्म आ रही है। जैन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या अब मैं ख्वाब भी नहीं देख सकती। वो कहती है कि हाँ हाँ, तुम ख्वाब देखती रहो। और वो मन ही मन में ये भी कहती है कि वो भी इतने पैसे तो नहीं होंगे कि वो गाड़ी खरीद सके। वो ज़रूर अपने स्पॉन्सर्स के साथ सोती होगी, तभी गो बैन के पास गाड़ी आई है। और भला ऐसे लुक के साथ कंपनी के नंबर 1 पे तो वो नहीं पहुंच सकती, इसके पीछे भी कोई वजह तो है। खैर, ये ख्याल उसी के जहन में चल रहे थे। फिर वो गो बैन को कहती है कि बाय द वे, हमें कहाँ पर खाने के लिए जाना है। वो कहते हैं कि 1 मिनट मुझे चेक करने दो। वो अपना फ़ोन चेक करती है जो वहाँ पर उसे लोकेशन सेंड की हुई थी। उस लोकेशन को देखकर ये काफ़ी शॉक थी। तो उसका यह चेहरा देखने के साथ क्यों मन ही मन में कहती है कि लगता है कि इसे पता चल गया है कि वो कितना चीप रेस्टोरेंट है जहाँ पर इसे बुलाया गया है। गोमैन जब उसे बताती है कि ये तो लिंगवुई है, वो आगे से हैरान होती है। कहती है कि क्या लिंगवुई रेस्टोरेंट का भी कोई डुप्लीकेट आ गया। गोमैन उसे बताती है कि ये किंगस्टन बिल्डिंग में है और ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर मिलियनर लोग ही आते हैं, और ये 3 स्टार होटल है। यहाँ पर 3000 पर पर्सन कॉस्ट पड़ती है, जो कि काफ़ी हार्ड है, और रिजर्वेशन हासिल करना भी काफ़ी मुश्किल है। जैन ये सुनकर अभी भी कंफ्यूज थी, और वह उसे कहते कि क्या तुम श्योर हो, तुमने पढ़ने में कोई गलती तो नहीं की। भला उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, और उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, तो क्या यही वजह है कि उसके पास पैसे थे इसलिए जॉब छोड़ दी। क्यों अब उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहती है कि हो सकता है कि सेम बिल्डिंग हो, वो रेस्टोरेंट भी सेम ही जगह पर हो, लेकिन लोग किसी को कंफ्यूज करने के लिए लोकेशन थोड़ी सी आगे पीछे कर देते हैं। वो वैन अपनी दोस्त को कहती है कि तुम ऐसे ही लोगों को जज मत करो, वो ऐसा बंदा नहीं है जो कि मुझसे कोई मजाक करेगा। इस पर क्यों कहती है कि हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं है जो कोई मजाक कर सकता है। और मन ही मन में ये भी कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो आखिर क्या करता है। अब वो तीनों गाड़ी में बैठ गई थी, और वो कहते हैं कि पहले तो हमें वहाँ जाना होगा, बाद में हमें पता चलेगा कि आखिर वो वहाँ पर किस जगह पर हमें खिलाने ले जाएगा। इनका इस गाड़ी में जो सफ़र था काफ़ी आरामदायक था। जैन कहती है कि वाकई में ये जो ऑडी है ना, काफ़ी स्टेबल है, यहाँ पर मुझे कोई भी शौक नहीं लग रहा। तो इस पर क्यू कहती है कि अगर तुम भी थोड़ी सी लाइव स्ट्रीमिंग कर लो ना, तो तुम भी काफ़ी सारे पैसे कमा सकती हो, तुम भी इस गाड़ी को हासिल कर सकती हो। फिर वो ये भी बताते हैं कि बस तुम्हें अपना थोड़ा सा कपड़ा हटाना है, इसके बाद तुम्हें अपनी थोड़ी सी प्यारी सी वॉइस निकालना है, और काफ़ी सारे लोग तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएंगे। और वो उसे उलझाने के लिए ये भी कहती है कि जितनी तुम यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड को लो करोगी, तुम्हें इतने ज़्यादा रॉकेट्स मिलेंगे, तुम इतने ही ज़्यादा पैसे कमा पाओगी, और तुम्हें एड्स की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस पर उसके दोस्त सहन कहती है कि तुम अब बस भी करो। वो बहन भी उसे कहती है कि मेरे जितने भी स्ट्रीमर्स हैं ना, उसमें से ज़्यादा तो फीमेल हैं, अब तुम अपनी बकवास बंद करो। और ये भी कहती है कि जब मुझे कोई अमीर लड़का मिल जाएगा ना, तो मैं उससे शादी कर लूँगी और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ये काम ज़्यादा पसंद नहीं है। कि उन्हें ये जो भी बातें की थी, इन बातों का करने के साथ ही आगे से खामोशी होती है। तो ये गू वैन को कहती है कि तुम इतनी खामोश क्यों हो गई, क्या तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर गू वैन उसे कहती है कि अगर तुम उसके साथ रहोगी, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि कल को वो किसी और औरत के साथ रहने लग जाए। इससे तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या। जब तक बंदे के पास पैसे होते हैं तो वो हमेशा से लड़कियों के से घिरा रहता है, तो इसलिए मैं ऐसे चक्करों में नहीं फंसने वाली। तो कि उसकी ये बातें सुनने के साथ कहती है कि वेल, क्या तुम्हें ये थॉट्स नहीं आती। और मन ही मन में ये भी कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम लाइव स्ट्रीम में कितना गिरी हुई हो, शायद ही तुमसे कोई और बंदा ज़्यादा गिरा हुआ हो। तो वो बहन उसे बताती है कि नहीं, बल्कि मैं तो सेल्फ रिलायंट बनना चाहती हूँ, मैं अपने खर्चे खुद करना चाहती हूँ, मैं जितने पैसे कमा सकती हूँ उतने कमाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, मर्द तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन पैसे तुम्हें धोखा नहीं देंगे। और ऐसे ही बातों में फिर वो लोग उसी बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए थे, जिसके ऊपर वही रेस्टोरेंट था जहां पर उन्हें जाना था। अब वो लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे थे तो जैन उससे कहती है कि क्यों ना फिर हम डबल चेक कर लेंगे वो कहीं यहीं पर आया है। तुम इतने सारे पैसे कमाती हो, लेकिन फिर भी तुम किसी को ट्रीट देने के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आओगी, हो सकता है कि उसने हमें रॉन्ग एड्रेस सेंड किया हो। कि वो भी उससे यही कहती है कि हाँ, हमें इसके बारे में कन्फर्म करना चाहिए, हो सकता है कि हम होटल में जाएं, वहाँ पर हमारी कोई भी रिजर्वेशन ना हो और हमें वापस आना पड़े, और कोई फ़ैन हमें देख ले और हमारी वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दे, तो इससे हम अपने फॉलोअर्स को लूज़ कर सकते हैं। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं उसे कॉल करके कन्फर्म करते हो। ये फिर उसे कॉल तो करती रहती है, लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता।
क्यू उसे कहती है कि लगता है कि वो अभी तक तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे रहा, और वो मन ही मन में खुश होते हुए ये भी कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है। तुम उसे दोस्त क्यों बनाती हो जो उसके हमेशा शो ऑफ करता रहता है। अब देख रही हो कि इसका असर तुम्हारे ऊपर कितना गलत पड़ रहा है। और कॉल ना अटेंड करने की वो एक ही बात समझ रही थी कि हो सकता है कि श्याओ बिजी हो, इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा। कि वो मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा हो, तो क्यों ना फिर हम ऊपर जाकर ही देख लें कि हमारे लिए कोई सीट रिजर्व है या नहीं। और मन ही मन में ये भी कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब ये नंबर 1 को पता चलेगा कि उसे फूल बनाया गया है तो उसे कैसे फील होगा। जिस पर अब ये लिफ्ट में सवार हो जाती है और अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि तुम भी इसके अंदर आ जाओ। और वो मन ही मन में ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि लिंगुई काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं भी इनसे अफोर्ड तो कर सकती हूँ, लेकिन जितनी पे उसकी थी इससे तो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्या ये सच में कोई मजाक है। फिर वो रोते हुए खुद से ये भी कह रही थी कि ये उसके लिए काफ़ी बड़ा एक्सपेंस होगा। अगर वो जोक ना भी कर रहा हो तो फिर भी उसे काफ़ी सारे पैसे पे करना पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फिर मुझे पैसे पे करना पड़े, तो क्या मैं सच में इतने पैसे पे करूँगी। अब वो लोग खैर उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए थे। जैसे ही वो फिर उसे कॉल करती है, लेकिन अभी तक भी वो उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, तो अब ये थोड़ी सी परेशान हो गई थी। फिर तभी पर से वही औरत आ जाती है और कहती है कि मैम क्या आपके यहाँ पर कोई रिजर्वेशन है। तो इस बात का जवाब इसके पास नहीं था। ये अब इस औरत को एक्सप्लेन करना चाहती थी कि तभी इसके साथ खड़ी हुई क्यों कहती है कि हाँ हमारी यहाँ पर रिजर्वेशन है। कू वैन जो कि शर्मा भी रही थी और शर्मिंदा भी थी, तो उन्हें कहती है कि शायद वो श्याओ शिंग वैंग के नाम से यहाँ पर रिजर्वेशन होगी। क्यों तो ये सब कुछ देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन में ये कहती है कि यहाँ पर उसकी जो पे थी वो 5,000 रुपये थी मुझे जहाँ तक पता है। तो यहाँ पर अगर हम वो तीनों को खाना भी खिलाता है तो 3 मंथ की सैलरी उसकी लग जाएगी। क्या वो सच में इतने पैसे दे पाएगा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ बेन इस सिचुएशन में क्या करती है और उससे कैसे बाहर निकलेगी। जबकि वही औरत जैसे ही हैंग विंग का नाम सुनती है तो उसे कहती है कि मिस्टर हैंग तो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बस आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ लेकर जाती हूँ। और ये बात जैसे ही गो वैन ने सुनी थी इसी के साथ ही शॉक थी और कहती है कि क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है। और इसी के साथ ही फिर वो तीनों ही उस औरत को फॉलो करने लग जाते हैं। क्यों तो अब काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रही थी और वो कह रही थी कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी है। ये अब देखो कंपनी की रिसोर्सेज की वजह से नंबर 1 पोजीशन को ऑक्यूपाई करके बैठी है, जिसकी वजह से मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ। और अब देखो कि ये जो सकर्स हैं इसके टेंशन भी हासिल करना चाहते हैं। और ऊपर से क्या श्याओ वैंग सच में इतने पैसे खर्च करना चाहता है। अगर उसके इरादे यही हैं तो मुझे डर है कि वो अपने पैसे भी खो बैठेगा और इस लड़की को भी खो बैठेगा, या फिर गो वैन सच में उसे पसंद करेगी जो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो रिच है। खैर ये तीनों अब उसके पीछे पीछे उस रूम के बाहर पहुंच गई थी, तो वो आगे कहती है कि अब आप अंदर आ जाइए। जहन एक दफ़ा फिर से उसे कहती है कि वेल मुझे अब सच में काफ़ी परेशानी हो रही है और ये सेम नेम से सब कुछ कैसे हो सकता है। हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग होगा अगर ये सब कुछ गलत हुआ तो। और तुम्हें तो पता है एलिवेटर का यूज़ करके अगर हम ऊपर जा ही रहे हैं, ऊपर से हमें टॉप व्यू भी मिलेगा तो इसका पर कैपिटा कंजम्पशन भी एटलीस्ट 10,000 होगा। 10,000 का नाम सुनने के साथ तो गूवेन भी एक दफ़ा फिर से परेशान हो गई थी। क्यों तो फिर ये सुनकर खुश हो जाती है और वह कहती है कि अगर ये सच में वही है तो उसे इस सैलरी को बचाने के लिए 3 महीनों से ना कुछ खाना होगा ना कुछ पीना होगा, तभी वो इस जगह को एफर्ट कर सकता है। अगर सच में वो यही है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो हम तीनों को फिर वहाँ पर कैसे हैंडल करेगा। लगता है कि ये चाओ वैंग तो काफ़ी चालाक था। इससे पता चला कि इसके नाम का यहाँ पर कोई और बंदा है, तो ये उसके रिजर्वेशन को अपना रिजर्वेशन के तौर पर यूज़ कर रहा है, जो कि एक स्टंट के तौर पर होगा। जितना तुम यहाँ पर अपने आप को बोस्ट करोगे उतना ही तुम अपने आप को एक्सपोज करोगे। थोड़ी देर के बाद ही वो तीनों ही अब टॉप फ्लोर तक पहुँच जाती हैं और वो लड़की उन्हें इशारा करते हुए कहती है कि अब आप तीनों यहाँ पर बैठ जाइए। वो तीनों जैसे रूम के अंदर गई थी तो वो कहती हैं कि लगता है कि अभी तक श्याओ वैंग यहाँ पर नहीं आया। जहन ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल लिया था और वह कहती है कि जैसा कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं है तो क्यों ना हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लें। जहन फिर अपने फ्रेंड्स को ये भी कहती रहती है कि क्या तुम लोग फ़ोटोज़ नहीं लोगे। उन्होंने कहा कि हम लॉबी में फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, प्राइवेट रूम में ही ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम आ ही चुके हैं, खाना ना भी खाएं, फिर भी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर मैं लोगों को ये तो बता सकती हूँ कि मैं इस जगह पर खाना खाने के लिए आई थी। उनसे थोड़ा सा झूठ तो बोल सकती हो। और वो मन ही मन में ये भी कह रही थी कि अगर मैं इसे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी करती हूँ तो इससे लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं यहाँ पर मैं घूमने के लिए आई थी या फिर मैं सच में खाना खाने के लिए आई थी। क्यों अब जेलसी फील करते हुए साइड पर बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम अपनी फ़ोटोज़ ले लो, मेरे तो ऐसा कोई शौक़ नहीं है। और मन ही मन में ये भी कहती है कि उसने हमें यहाँ तो बुला लिया लेकिन खुद यहाँ नहीं है जैसा मैंने सोचा था।
जबकि जैन इन फ़ोटोज़ को लेकर काफ़ी खुश थी और वो कहती है कि वेल मैं कभी भी ऐसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में कभी नहीं आई और ना ही मैंने कोई खाना खाया है। अब किसे पता कि मुझे कभी यहाँ पर दोबारा आने का चांस मिले, तो फिर मुझे इस चांस का सही से फ़ायदा उठाना चाहिए। कि वो जैसे अब थोड़ी सी देर हुई थी तो वो गाँव को कहते कि क्या कि उसे अभी भी तुम्हारा कोई रिप्लाई आया है, तुम अब अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब हमें यहाँ से जाना होगा। कि वही लड़की जो इनके साथ थी पीछे वाले दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है कि क्या आप जा गए, क्योंकि आपके गेस्ट आ चुके हैं। और ये अपनी फ्रेंड्स को बताते हुए कहती है कि सच में हमें लगा कि ये वही है, लेकिन ये तो कोई और बंदा निकला। ये भला एक मामूली ऑफिस वर्कर हमें यहाँ पर खाना कैसे खिला सकता है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। क्योंकि वो अपने मन ही मन में कहती है कि मैं इसके बारे में पहले ही जानती थी। तभी श्याओ वैंग इंटर होता है और कहता है कि सॉरी, मुझे बस थोड़ी बहुत सी नींद आ गई थी। इसने काफ़ी सुंदर कपड़े पहने हुए थे जो कि एक्सपेंसिव भी थे, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और कहता है कि मेरी अभी आँख खुली तो देखा कि तुम्हारी 4 या 5 मिस कॉल आई हुई हैं। मैंने कहा कि तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया। और फिर वो उसी औरत को कहता है कि वेटर अब तुम इन लोगों को सर्व करना शुरू कर दो। इस पर वो कहती है कि ठीक है। और इतने एक्सपेंसिव कपड़ों में देखने के साथ एक दफ़ा तो वो भी हैरान हो गई थी। जैन तो उसके कपड़ों को देखकर हैरान थी और कहते हैं कि क्या सच में ये श्याओ वैंग ही है, इसने इतने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। इसने जो जैकेट पहना है ये तकरीबन 40,000 युआन का है, क्योंकि ये लियांग ने भी पहना था, मुझे पता है। जबकि क्यू काफ़ी गुस्से में खड़ी थी और वो मन ही मन में यही कह रही थी कि ये तो एलवीज का आखिरी एडिशन है ना, ये तो काफ़ी महंगा है, लगता है कि ये ब्रैट भी एक हिडन रिच निकला। और फिर वो दोनों को देखते जो कि आपस में बातें कर रहे थे। ये कहते हैं कि इतनी लकी कैसे हो सकती है, देखो इसने सेकंड जनरेशन के रिच लड़के को भी फंसा लिया, क्या ये प्रिटेंडिंग करने में इतनी अच्छी है। जबकि वो उससे पूछ रही थी कि तुम क्या अभी भी यहाँ पर आए, और उससे बताते हैं कि हम भी अभी भी यहाँ पर आए हैं। तो उससे बात करने के बाद इसकी नज़र जैन पर पड़ी थी, तो ये जैन को कहता है कि जैन तो तुम भी यहाँ पर आई हुई हो। वो अभी तक क्यू को नहीं जानता था, तो उससे पूछता है और तुम्हारा नाम क्या है। इस पर क्यू से बताते हैं कि मेरा नाम है क्यू शिन हो। उसे गौर से देखने के साथ ही ये कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी अभी जागा हूँ और ब्यूटी फिल्टर के बगैर तो तुम काफ़ी डिफरेंट दिखाई देती हो। तो क्यू उससे कहती है कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने आज जो अपना मेकअप है ना उसे लाइट किया हुआ है। गो बहन उसे कहती है कि वेल मैंने अभी भी अपना काम ख़त्म किया था और ये कोलीग्स भी चाहती थी कि इन्हें खाने पर कहीं ले जाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गई। तो क्या तुमने इसको माइंड तो नहीं किया होगा। कि तभी इतने में वेटर्स खाना लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। और जो खाना वहाँ पर टेबल पर रखा गया था वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। इतने सारे खाने को देखकर वो कहती है कि अगर हम अपने बिल को भी स्प्लिट करें ना, फिर भी हम इस खाने को एफर्ट नहीं कर पाएंगे। आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भला क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैन ये सब कुछ देखने के साथ उसके कान के करीब अपना मुंह लेकर जाकर कहती है, लगता है कि ये तो कोई सेकंड जनरेशन का रिच बंदा है जो कि अपनी जॉब को छोड़कर अपने बिजनेस को इनहेरिट करना चाहता है। क्या तुम इसके बारे में पहले जानती थी। इस पर गोवेन उसे कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता। अब श्याओ खाने को देखकर कहता है कि ये तो सिर्फ एक सूप है जिसे अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, तो भला इसे देखकर किसे भूख लगेगी। जैन इस खाने को देखकर इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो उससे कहती है कि क्या मैं इसकी एक फ़ोटो ले सकती हूँ, क्या तुम इस बात को लेकर माइंड तो नहीं करोगे। जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम जितनी चाहो उतनी फ़ोटो ले सकते हो। तो तभी वो फिर अपने फ़ोन से काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेती रहती है। इस सारी सिचुएशन को देखकर क्यू कहती है कि तुम आखिर हमें कितना सस्पेंस में रखोगी, तुम इसके बारे में जानती हो तो हमें बता दो यहाँ क्या चल रहा है। तो वो भी कहती है कि मुझे अभी तक नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। वो क्यू को मज़ीद बताते हुए कहती है कि वेल हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, सिर्फ हम वर्क रिलेटेड ही कम्युनिकेशन करते हैं, हमने कभी दूसरे के साथ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं किया। कुछ एक्टिविटीज़ में इसने मेरी मदद की थी जो कि काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रही और इसके लिए मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ। और वो मन ही मन में ये भी कहती है कि हो सकता है कि ये कोई रिच सेकंड जनरेशन का बंदा हो और अपनी प्रोफाइल को लो रखा हो ताकि बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ पता ना चले। और अब ये ऐसा नहीं चाहता था कि एक लड़की ये सारा बिल पे करे, तो इसलिए इसने खुद डिसाइड किया कि ये सारा बिल खुद ही पे करेगा और हमें अपनी वेल्थ भी सिखा रहा है कि ये कितना अमीर है। श्याओ ये खाना नहीं खाना चाहता था। वहीं पर खड़ी हुई वेट्रेस को कहता है कि क्या तुम्हारे पास इससे भी कोई बुरा खाना है। जैन श्याओ के अल्फाज सुनकर उसे समझाते हुए कहती है, ब्रदर तो क्या तुम इन्हें देर कर रहे हो। और वो उसे ये भी कहती है कि लास्ट टाइम जब किसी ने मुझे खाना खिलाया था तो वो 1000 पर पर्सन से ऊपर का पड़ा था। वेल मैं उसकी वजह से ज़्यादा फुल तो नहीं थी, लेकिन जो उनके फ़ोटोज़ थे वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लिए गए थे ताकि इससे थोड़े बहुत से व्यूज़ मिल जाएं।
वो वेट्रेस भी इस सब से काफ़ी हैरान थी और उन्हें कहती है, तो क्यों ना फिर आप लोगों के लिए स्लो कुक्ड ब्लैक ट्रफल बीफ यहाँ पर रखा जाए, वो भी सल्मोन रॉय सॉस के साथ, या फिर पाइनएप्पल मॉन्क फिश लिवर, या फिर ग्रिल्ड बीफ ट्राइप, या फिर अलास्कन किंग क्रैब। इसी तरह के बाकी सारे डिशेस के नाम लेते। इन सभी नामों को सुनकर श्याव कहता है, मुझे तो लगता है कि इन नामों की वजह से ही मेरी तो भूख मर जाएगी। वेल, यहाँ पर मैं स्लो कुकिंग के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे इंटेंस हीट चाहिए। तो तुम जितने भी इम्पोर्टेड माल पड़ा हुआ है जिसमें बीफ है या फिर क्रैब वगैरह है, क्यों ना तुम वो हमारे लिए बनाओ। तो वो वेट्रेस कहती है कि ठीक है। जैन ये सब कुछ देखते साथ और ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये पहली दफ़ा है कि जब मैं किसी को ये सब कुछ ऑर्डर करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने किसी को भी ये सब कुछ ऑर्डर करते हुए नहीं देखा, वो भी इतने हाई रेस्टोरेंट में। कि वो जब ये सारे खानों के नाम सुनती है तो वो उससे ये कहती है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ खाना था तो तुम्हें फ्रेंच रेस्टोरेंट में आने की क्या ज़रूरत थी। और यही सवाल उसका भी था कि वो अपने मन ही मन में ये भी कह रही थी कि अगर ये सेकंड जनरेशन का सच में अमीर लड़का है तो ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, कहीं ये कोई इम्पोस्टर तो नहीं है। श्याओ फिर वेट्रेस को ये कहता है कि मुझे ग्रिल्ड किडनीज भी चाहिए, इसके साथ साथ बारक्यू जो कि स्क्यूअर्स हो, क्या वो तुम बना सकती हो। इस पर वो कहती है कि हाँ, हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। कि फिर जैसे उसने अपने दिमाग के ऊपर जोर दिया था तो वो कहती है, ओह नहीं 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 नहीं, हमारे जो मेन्यू में है हम सिर्फ वही चीज़ें बना सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बनाएंगे, तो मुझे माफ़ कर देना। तो श्याओ से कहता है कि आखिर तुम्हारा मैनेजर कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ डिस्कशन करना है, क्योंकि आज का जो मेन्यू है उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो कहती है कि ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और वो भी फिर मन ही मन में यही कहती है कि लगता है कि ये जेंटलमैन हमसे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और आते साथ ही कहता है कि मैं ये इस एस्टेब्लिशमेंट का मैनेजर हूँ। और वो कहता है कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना, ये एक फ़्रेंच रेस्टोरेंट है तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंच कुज़ीन ही तुम लोगों को दी जाएगी। कि वो ये सुनने के साथ ही मन में कहती है, हाँ ये तो ऑफकोर्स लाज़मी सी बात है कि फ़्रेंच रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर फ्रेंच खाने मिलेंगे, तुम अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं बना पाओगे। श्याओ भी मन में ये कह रहा था कि चाहे ये फ्रेंच रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, मुझे बारबेक्यू चाहिए तो मुझे चाहिए। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए 3 लाख दूंगा, अगर तुम मेरे लिए ग्रिल्ड किडनीज बनाते हो और लैम्ब स्क्यूअर्स बनाते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा 50,000 टिप के तौर पर भी दे सकता हूँ। मैनेजर जब सुनता है कि क्या 3 लाख, इसी के साथ ही उसके होश उड़ गए थे और इवन वहीं पर बैठी हुई इसकी फ्रेंड्स भी ये सुनने के साथ ही हैरान थे। मैनेजर के तो मुंह में पानी आ रहा था और वो कहता है कि ठीक है, आप बताइए कि आपको किस किस्म की किडनी चाहिए, कितनी पकी हुई होनी चाहिए। तो ये फिर मैनेजर के पास जाता है और उसे बता देता है कि इसे किस किस्म की किडनी चाहिए। तो मैनेजर फिर इन्हें कहता है कि आप बस यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ी देर के बाद ही आपका बताया हुआ खाना आपके पास पहुँच जाएगा। तो सामने सिस्टम पर इससे बताया जाता है कि हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट के होस्ट को इसने चेंज कर दिया, इसने यहाँ के रूल्स को चेंज कर दिया। तो इस सब के बदले में इसे 5 लाख युआन मिल गए थे। 5 लाख युआन का देखकर तो खुश हो जाता है और कहता है कि ये सिस्टम हमेशा मेरी मदद करने के लिए आ जाता है। और मैनेजर के जाने के बाद ये अपने दोस्तों को कहता है कि देखा, ये यहाँ पर हम सभी लोग आए हैं ताकि यहाँ पर रिलैक्स हो सके और अपना पेट फुल करके खा सके, मैंने सही कहा ना। जैन तो ये सुनने के साथ ही खुश होती है और कहती है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करती हूँ। और वो मन में ये भी कह रही थी कि ग्रिल्ड किडनीज की फ़ोटो जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर डालूंगी तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद ही ग्रिल्ड किडनीज वहाँ पर आ गई थी, जो कि दिखने में ही काफ़ी डिलीशियस थी। कि वो इन सभी को देखकर कहती है कि सच में अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। और जल्दी से जैन भी उनकी फ़ोटोज़ लेते हुए कहती है कि कौन भला मेरा यकीन करेगा कि आज मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में इतना महंगा खाना खा रही हूँ, वो भी बीजिंग की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में। अब जैसे सारी डिशेस आ गई थी तो ये फिर उन लड़कियों से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगी। अब वो चारों मिलकर खाना खाते हैं। जैसे ही खाना फिनिश हुआ था तो ये उनको कहता है कि मुझे थोड़ा सा फास्ट रूम जाना होगा। ये फिर जैसे वहाँ से गया था तो पीछे से जैन बाकियों को कह रही थी कि इसने जो ये आउटफिट पहना हुआ है 1,50,000 युआन का तो होगा, और ऊपर से अगर डिनर एक्सपेंसेस की बात करें तो ये तो सच में सुपर रिच सेकंड जनरेशन का ही बंदा है। और वो अंगू को कहने लग जाती है कि कहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं है, शायद वो तुमसे प्यार करता हो इसलिए कंपनी में गरीब बन के दिखावा करता रहा। तो आगे से वो कहती है कि नहीं, मेरे में इतना चार्म नहीं है कि वो मुझसे प्यार करे। हाँ, ये हो सकता है कि अब वो अपनी नौकरी छोड़ने वाला है तो हम सभी को दिखा रहा है कि वो कितना अमीर है, क्योंकि अब उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। जैन उसकी बात सुनकर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा,
ये जो सेकंड जनरेशन के बच्चे होते हैं ना, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ भी करते हैं, कि वो भी बस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम अब इससे इम्प्रेस नहीं हुई, क्या तुम अब इसे लाइक नहीं करोगी। जैन भी उसे कहती है कि हाँ, ये एक टॉप टायर का रिच किड है जो कि इतने पैसों के ऊपर खर्च कर रहा है, तुम्हारे लिए डिनर भी देखो कितना महंगा इसने यहाँ पर स्पेंड किया, और मुझे तो वैसे ये काफ़ी हार्ट फ्लटरिंग लग रहा है, तुम बस इसके बारे में सोचो। कि वो तो अब उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये भी कह रही थी कि वेल, तुम सरप्राइजली काफ़ी काम हो, हमें नहीं पता था कि तुम्हें पता है कि ये इतना रिच है, तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया, और हो सकता है कि इसलिए तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे हाथ एक बड़ी मछली लग चुकी है। तो गो उन लोगों को यही बताती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों तो क्लोज ही नहीं हैं, तो भला मुझे क्या पता होगा वो अमीर है या गरीब, और वैसे भी मेरे दिल में उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि हमने तो इसके बारे में कभी बात ही नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और ये इतना अमीर है या नहीं, मुझे इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता था। ये जब काम करता था तो बहुत ही मेहनत से काम करता था, रात को देर देर तक काम करता रहता था, बिल्कुल एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय की तरह। तो भला मुझे कैसे पता होता कि ये इतना अमीर है। तो इस पर क्यू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। फिर क्यों अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ फेक कर रहा है, क्योंकि आजकल मैंने ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ सुन के रखी हुई हैं जहाँ पर लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो काफ़ी अमीर है, ये सब कुछ इसलिए ताकि वो किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकें, और हो सकता है कि इसने कोई उधार वगैरह लेकर तुम्हें डोनेट किया हो जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा हो कि ये अमीर है, तुम्हें लगता है कि ये ऐसा ही बंदा है। जहन भी कहती है कि हाँ, अब तुम कह रही हो तो मेरा भी यही ख्याल है, अगर वो इतने अरसे से ये प्रिटेंड करता आ रहा है कि वो गरीब है तो फिर हमें उसकी एक्टिंग स्किल्स को भी तारीफ़ करना होगी। तो कि वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि वेल, अब काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है कि ये किसी वेल्दी बैकग्राउंड से है या फिर नहीं, क्या हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो वो उनकी बातें सुनकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़रूरी है, वो यहाँ पर इतना एक्सपेंसिव डिनर हमें करवा रहा है और हम उस पर डाउट कर रहे हैं कि वो अमीर है या फिर गरीब है। तो क्यों उसे देखकर मन ही मन में कहती है कि तुम अब इनोसेंट बनने का दिखावा बंद कर दो, और वो उससे ये कहती है कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम एक पॉपुलर स्ट्रीमर हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई फेयर 100,000 खर्च कर लेता है तो इससे तुम उसके झांसे में मत आ जाना। और वो तो ये भी समझाते हुए कहती है कि ये लोग पहले तो तुम्हें अपने झांसे में फंसा लेंगे, जैसे तुम इनके झांसों में फंस जाओगे फिर ये तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे और ये बता देंगे कि वो असल में कौन है, और ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, तुम ये जानती हो ना। तो वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि फ़िलहाल तो मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं उसके साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप रखूं, वो भी इस सब की वजह से। क्यों कहती है कि चलो अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, जब हम यहाँ से जाएंगे तो फिर इसके बारे में ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे इसमें फॉलो करें, आखिर हम फ्रेंड्स हैं तो इसलिए एक दूसरे का ख्याल हमें तो रखना है। खैर, जैसे अब वो वापस आया था तो उसे देखकर वो कहती है कि मैं बस इतना ही चाहूँगी कि ये अपनी वेल्थ को लेकर कुछ भी फेकिंग वगैरह मत करे, क्योंकि अगर मुझे इसके से सारे एक्सपेंसेस करना पड़ गए तो मुझे काफ़ी दिक्कत पेश आ सकती है। मैं बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि ये ऑनेस्ट रहे और अपनी सिंपल लाइफ जिए और मुझे इसके बारे में कुछ भी झूठ मत बोले। जहन फिर वो पूछ ही लेती है कि ब्रदर हैंक, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी क्या कोई जीएफ है। जिस पर वो बताता है कि नहीं, मेरी कोई भी जीएफ नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से सिंगल ही रहा हूँ। जैन हैरान होती है, कहती है क्या सच में। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता रहा, डेटिंग के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, और मन ही मन में ये भी कहता है कि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था, मेरी डिमांडिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, मेरे लिए इतना टाइम नहीं होता था कि मैं किसी के प्यार श्यार में पड़ूँ, ऊपर से अपने काम को टाइम दूँ, फिर अपनी लवर को टाइम दूँ, मैं कोई फूल था जो इस सब में पड़ जाता। इन सभी ख्यालों से इसे काफ़ी डांट लगने लग जाता है। क्यों फिर अपने फ़ोन को देखती है और कहती है कि अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं, अगर तुम चाहो तो क्या हम बाहर जा सकते हैं। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम हमारी फ्यू ड्रिंक्स भी वहाँ पर एफर्ड कर लोगे ना। यहाँ पर करीब ही एक बार है, वहाँ पर मैं रेगुलर जाती हूँ तो मुझे उसका पता है कि क्यों ना वहाँ ही चलें। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने ये भी सुन रखा है कि वहाँ पर काफ़ी सारी इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ भी आती रहती हैं, अगर हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पाए तो हो सकता है कि कोई नेटवर्क भी बना पाएँ। जिस पर श्याओ ने कहता है कि क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे। ये लोग तो जा रहे थे कि लेकिन रास्ते में वो बिल्कुल खामोश बैठी रहती है, जबकि ये अपने मन ही मन में यही कह रहा था कि वेल, हो सकता है कि कौन जाने
कि मुझे कुछ पैसे वगैरह एक मीडिया कंपनी के ऊपर लगाने पड़े और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं अपनी ही कोई मीडिया कंपनी खोल लूँ। और जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मैंने ऑपरेशंस किए हैं, तो मुझे इस फील्ड में सक्सेस हासिल करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पर जाना, इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ से मिलना मेरे लिए अच्छा रहेगा। जैसे ये उस बार के बाहर पहुँचे थे तो क्यों फिर उन्हें कहती है कि आप लोग अंदर आ जाइए, यहाँ की प्राइस काफ़ी हाई है, तो मैं सिर्फ तुम में से 2 बंदों को ही ड्रिंक्स पिला सकती हूँ। और वो उन्हें यह भी कहती है कि वेल, मेरे लिए खुशी की बात होती कि मैं तुम सभी को और ज़्यादा पिला सकती, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं तुमसे खुल्लम खुल्ला बात कर रही हूँ, कोई भी इसे माइंड नहीं करेगा। जहन उसे कहती है कि ऑफ कोर्स, जहाँ कहीं मुझे पीने को मिल जाएगा मैं जो भी मिले पी लूँगी। तो इससे पे पूछते हैं कि हुआंग, क्या तुम भी ड्रिंक्स पीना चाहोगे? इससे तुम्हें थोड़ा बहुत फंक्शन भी आ जाएगा। वो कहता है कि ठीक है। ये लोग वहाँ के लोगों को देख रहा था, इनमें काफ़ी सारे इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ थे जो कि अपनी अपनी औरतों के साथ ही आए हुए थे। इन सभी को देखकर चाओ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं इस फेमस बार में आऊँगा। इसके बारे में सोचकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।